जनता इंतजार करते करते थक गई, विपक्ष सवाल पूछते पूछते थक गया, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा में बताने नहीं आए कि आखिर खाड़ी देशों में इस वक्त जो सिचुएशन है उसके बाद भारत में गैस सिलेंडर और तेल को लेकर जो संकट है वो संकट कब खत्म होगा। ये युद्ध भारत के लिए कितना बड़ा नुकसानदेह है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बयान नहीं दिया। बयान तो तब देते जब संसद आते, लेकिन आज अचानक खबर आई है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2 बजे लोकसभा में इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे महायुद्ध का भारत पर क्या प्रभाव है, इसको लेकर बात करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बोलते उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने 1:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मतलब पीएम के बोलने से ऑलमोस्ट 40 मिनट पहले, यह कहते हुए कि विश्व गुरु बनने चले थे, विश्व चेला बनकर आए हैं, आज मिल गई इजाजत क्या मोदी को। तब वो लोकसभा में इजाजत मिलने के बाद अपने देश को बताने आए हैं। अभी पिक्चर बनी थी, साहिब, बीबी और गुलाम, गुरुदत्त की पिक्चर थी। लेकिन जिस पिक्चर की मैं बात, दत्त की, गुरुदत्त की नहीं। वो भैया शांति प्लीज, वो जो विश्व गुरु बनने चला था, विश्व चेला बन गया, और सुना है आज उनको अनुमति मिली वेस्ट एशिया क्राइसिस पर, पश्चिम एशिया में जो संकट है उस पर आज लोकसभा में बोलने की। 23 दिन बाद साहिब और बीबी ने गुलाम को अनुमति दी कि वो लोकसभा में आज बोलें। पिछले कई दिनों से हम और आप विश्लेषण कर रहे थे, अगर हमारी विदेश नीति इस तरह की ढुलमुल नहीं होती, कमजोर नहीं होती, कायराना नहीं होती, तो भारत कितने बड़े नुकसान से बच सकता था। हम कभी ये नहीं कह रहे, न कभी कहा, न कभी कहेंगे नरेंद्र मोदी जी से, गुलाम से, कि आप ईरान की तरफ झुक जाइए। हम सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहे हैं, कहते आए हैं, और आपसे, इस देश से, पूरे विश्व को उम्मीद भी यही थी कि आप सीधे खड़े रहिए, कि आप नियम आधारित व्यवस्था पर चलिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर चलिए, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा नियम आधारित व्यवस्था का हिमायती रहा है। अगर आप नियम आधारित व्यवस्था पर चलते तो आप सीधे सीधे कहते कि ये जंग गैर कानूनी है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर भी हैं, नियम बने हुए हैं, कौन सी जंग कानूनी होती है, कौन सी गैर कानूनी होती है, उसके नियम हैं। आपने वो हिम्मत नहीं जुटाई। आप सीधे तो दूर छोड़िए, आप बिछ गए, लेट गए, नतमस्तक हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे साहिब और बीबी को। मुझे याद है, प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पे गए, लौटे और 24 घंटे में जापानीज प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया। तब भी हमने आवाज उठाई कि आपकी क्या इंटेलिजेंस है, क्या आपको इनपुट्स मिलते हैं आपके मंत्रालय से। अब इजराइल गए, 48 घंटे में इजराइल ने भारत के एक पुराने दोस्त पे हमला किया, गैर कानूनी हमला किया, अमेरिका और इजराइल ने, साहिब और बीबी ने। और गुलाम एक चमकता हुआ मेडल, जिस मेडल का ना कोई पहले इतिहास था ना कोई भविष्य है, इजराइल ने इन्हीं की यात्रा के लिए बनाया, इनको खुश कर दिया, चमकता हुआ मेडल लिए घूम रहे हैं, इठला रहे हैं, मन डोले मेरा तन डोले। ये गुलाम ने किया है, और इसका खामियाजा क्या है, इस देश को क्या भुगतना पड़ रहा है। आज 50% जो घर हैं हिंदुस्तान के, सिलेंडर की कमी है। अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे साथियों ने मुझे बताया कि जो सिलेंडर का वजन 14.2 किलो होता है, अब उसको 10 किलो कर रहे हैं। ये गुलाम की देन है। बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग बंद होने की कगार पे हैं। कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल बंद होने की कगार पे हैं। मोरबी के टाइल्स के जो इंडस्ट्री है उसकी हालत जाकर देखिए।
देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा कि गुलाम की गलतियों का खामियाजा जिसने नहीं भुगता। 60,000 मेट्रिक टन बासमती चावल जो भारत एक्सपोर्ट करता है अटका हुआ है समुद्र में। अगर गुलामी नहीं करता साहिब और बीबी की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला रहता, निर्बाध रूप से खुला रहता। हमें उनकी शर्तें नहीं माननी पड़ती। आपको ये अच्छी तरह से ज्ञान है, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि भारत जो ईरान से तेल खरीदता आया था, बार बार मुझे था बोलना पड़ रहा है, वो भारतीय करेंसी में खरीदता था, डॉलर्स में नहीं खरीदना पड़ता था। ये हमारे रिश्तों की समृद्धि थी, ये हमारे रिश्तों की ताकत थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ता था। हम भारतीय करेंसी में ईरान से तेल खरीदते थे, वो पैसा भारत के बैंकों में जमा होता था और जो वो हमसे ट्रेड करते थे उसमें एडजस्ट हो जाता था। सुना है 8 देशों से अब ईरान नेगोशिएशंस कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो व्यापार होगा, उसके जरिए जो सामान आएगा, उसको लेकर उन 8 देशों में हम भी हैं। और सुना है कि अब ये 8 देश चाइनीज करेंसी खर्च करके सामान लेंगे, युआन खर्च करके सामान लेंगे। ये गुलाम ने हासिल किया इस देश के लिए। हमारे लाखों लोग गल्फ के देशों में, खाड़ी देशों में काम करते हैं, रेमिटेंस आता है वहां से। गुलाम ने यह नहीं सोचा, जिनके लिए कहते थे पापा ने वॉर रुकवा दी, यूक्रेन से हमारे लोगों को वापस लाया, कहां है पापा? हमारे खाड़ी देशों में जो भारतीय हैं उनको कब लाओगे? उनके बारे में सोचे बगैर मेडल लेने आप चले गए अपने मालिक के पास। मैंने सिर्फ यहां साहिब, बीबी और गुलाम लिखा है। साहिब और बीबी के पीछे एक और बड़े साहब हैं, एप्स्टीन नाम है उनका जिक्र हम बार बार करते रहेंगे। हमें क्या पड़ी थी, क्या मजबूरी थी, क्या कमजोरी थी, कौन सी कमजोर नस थी, कौन सी ईडी थी, कौन सी सीडी थी, कौन सा वीडियो था कि हम यहां बिछ गए, सीधे नहीं खड़े रह पाए, हर घर को नुकसान पहुंचाया, हर व्यापार को नुकसान पहुंचा। जेम्स एंड ज्वेलरी, गरम मसाले, चावल, केले, अंगूर, कौन सा ऐसा किसान नहीं है जो आज परेशान है गुलाम की गुलामी की वजह से। फर्टिलाइजर, यूरिया, ये सारे आंकड़े हम आपको दे चुके हैं। ये सारे, हर किसान, हर मिडिल क्लास, रूरल, अर्बन, सब जगह गुलामी की कीमत हम लोग अदा कर रहे हैं। 5,000 रुपए का ब्लैक चल रहा है सिलेंडर पर। जो इंडस्ट्रियल डीजल है 22 रुपए से उसकी कीमत बढ़ा दी गई। जो प्रीमियम पेट्रोल है 2 रुपए बढ़ा दी गई। और हम दावे के साथ कह रहे हैं चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, कैसे कीमतें बढ़ती हैं दिखाएंगे आपको। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रुके हुए हैं। इसमें भी हम बार बार कह चुके हैं कि आपने जो 28 लाख करोड़ अर्जित किया पिछले 12 सालों में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर, अब तो कम से कम वो राहत उपभोक्ता को दिलवाइए। नहीं दिलवाएंगे, ये भी आप लिख लीजिए। एयरलाइंस के ऊपर से कैप हट गया, देखिए कैसे बेतहाशा कीमतें बढ़ेंगी। इंडिगो, आकाशा, हर एयरलाइन की, एयर इंडिया, सबकी। ये सब इस पिक्चर की वजह से साहिब, बीबी और गुलाम। जरूरत क्या थी साहब आपको ये बेसिर पैर बात करने की? फादरलैंड, मदरलैंड, क्या था? वाहियात बात, मजाक भी ऐसा कि वाहियात मजाक। ये खीखी खीखी करके आप घूमते फिरते हैं पूरे विश्व में, लोग हंसते हैं आप पर। आपको आभास है कि आपकी क्या छवि बन गई है पूरे विश्व में, और ये छवि आपकी नहीं, माफ कीजिएगा, देश की खराब कर रहे हैं आप। ये खीसे निपोर कर, विदेशों में जा जाकर लोगों से गले जबरदस्ती मिल मिलकर क्या हासिल किया साहब आपने? हमने आपको 15-20 दिन पहले
जब ये जंग शुरू हुई, खास तौर पे जंग शुरू होने के बाद हमने कहा साहब निंदा कीजिए, नहीं की, हिम्मत नहीं थी, न साहिब के सामने हिम्मत, न बीबी के सामने हिम्मत। हमने फिर आपको कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या हुई है साहब, शोक के 2 शब्द बोलिए प्रधानमंत्री के मुंह से, आज तक शोक के 2 शब्द नहीं निकले। फिर दोहराते हैं, मत झुकिए ईरान की तरफ, सीधे तो खड़े रहिए, और अगर सीधे खड़े रहेंगे तो निंदा भी करेंगे, शोक भी व्यक्त करेंगे, और जैसा एक सभ्य देश की सभ्य विदेश नीति होती है उसका सम्मान करेंगे। यहां तो आप साहब अपना भी अपमान कर रहे हैं, अपनी कायरता के, आपकी कायरता के चर्चे पूरे विश्व में हो रहे हैं। 85% गैस जहां से आता है वो रास्ता ब्लॉक हो गया आपकी इस गुलामी की वजह से, आपकी इस कायरता की वजह से। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, हम कई बार बोल चुके हैं, हम परमाणु निरीक्षण अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के 2 बार कर चुके हैं, 2 से ज्यादा बार कर चुके हैं। यह ताकत थी। बांग्लादेश बनाते वक्त भी आंखों में आंखें डाली थी हमने। क्या मजबूरी है आपकी? मैं फिर जानना चाहता हूं, हम सब जानना चाहते हैं, आपकी ऐसी कौन सी सीक्रेट्स अमेरिका के, एप्स्टीन के या इजराइल के पास या तीनों के पास हैं कि आप देश हित में सोचना भी बंद कर चुके हैं, सही कदम उठाना बंद कर चुके हैं। ब्रिक्स के आप चेयर कर रहे हैं ब्रिक्स को, हिम्मत दिखाएंगे? हम बार बार ये दोहराते हैं, हिम्मत दिखाइए। एक विश्व को एक नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो हमेशा भारत ने दिया है। आप में वो हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही? जब आइरिस देना को हमारे आंगन में अमेरिका ने टॉर्पीडो किया, हिंद महासागर में हम खामोश रहे। हमने फिर कहा निंदा कीजिए, हमने फिर पूछा आपसे कि न्यूक्लियर सबमरीन आपके पड़ोस में आ गया और आपको क्या जानकारी नहीं थी? और जानकारी थी तो आप चुप रहे। ये गुलामी नहीं है तो क्या है, हमें बताइए। एक छोटा देश, सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन एक छोटा देश श्रीलंका हिम्मत दिखाता है, कहता है अमेरिका को हम आपको अपने बेस नहीं यूज करने देंगे। और हम एक पहाड़ सा देश है, बड़ा देश है, ताकतवर देश है, 75 साल से एक ताकत, एक गुडविल, हमने एक नाम कमाया है, और हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अमेरिका को एक बार आंख दिखाने की कि हमारे इंडियन ओशन में आकर आपने हमारे मेहमान को क्यों मारा।